मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी, मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। एक बार करके तो दिखाया, जिस पे आरोप करेंगे उसके एक्शन लेना पड़ेगा, सिलेक्टिव एक्शन नहीं हो सकता। तो क्या आप तो इंक्वायरी लगाना चाहिए आपने कि बीजेपी का विधायक एक अपने फ्रेंडली पार्टी पे गोली चलाता है, वो भी पुलिस स्टेशन में चलाता है और आरोप करता है कि वो कि आप कहते हैं कि ये किसानों की सरकार है। तो किसान का सबसे ज्यादा नुकसान सर आप और मेरे निर्वाचन क्षेत्र से में सीमित है, वो है प्याज का। आपके यहाँ भी प्याज की दिक्कत है, मेरे यहाँ भी है। ये पहली सरकार है इस देश के इतिहास में जिसने एक्सपोर्ट पे बैन लाया है किसान के प्रोडक्ट पे। इनको पाकिस्तान का किसान को 2 पैसा ज़्यादा मिले चलता है, लेकिन उनको भारत के किसान को 2 पैसा नहीं देना है। और बाहर से लाएंगे प्याज, लेकिन यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। क्या इनका कौन से किसान के लिए इनका प्यार उबल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। और ये फिर 10 बार हमने कॉमर्स मिनिस्ट्री को पूछा है, विनती की है। यहाँ आज भारती ताई नहीं है शायद, वो भी खुद गई है, लेकिन महाराष्ट्र के बाकी के कोई सांसद ने एक बार भी उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं किया। और महाराष्ट्र सरकार, पता नहीं आप ही की सरकार है सर, आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस लगाइए आपका। और ये जो प्याज का जो किया है गड़बड़ इस सरकार ने, तो वो बोलिए कि एक्सपोर्ट खोल दे। और ये सिर्फ प्याज का भी नहीं है। अभी ताई आपकी पार्टी की बोल रही थी कि सोयाबीन की क्या दिक्कत है, अच्छा हुआ आपके घर से ही आपको मिला है गिफ्ट। तो वो भी कह रही थी कि आप सोयाबीन को अभी भाव नहीं मिल रहा है, वही दिक्कत है। दूध की, दूध का महाराष्ट्र सरकार ने अभी सरप्लस दिया है, लेकिन पैसा नहीं पहुंच रहा है किसानों को। तो ये किसान विरोधी सरकार है ये मेरे। और डबलिंग ऑफ इनकम ऑफ फार्मर्स, वेयर इज द डेटा? ये कहते जाते हैं वी हैव डबल्ड द इनकम ऑफ द फार्मर्स, बट व्हाट इज द डेटा टू प्रूव इट? Yes, this is one of that जुमलेबाजी कि हाँ डबल करेंगे करेंगे, आजकल वो कहते भी नहीं है। एंड इफ यू आस्क this entire data which shows of this government, I'm purely going by data which is available in the government of India. In commodities, if you go by paddy, if you compare UPA and NDA, 10 साल में 138% we have increased the price, while in their 10 years only 60.5. Same thing with urad, tur, wheat, chana, cotton, सबका है sir. I would like to table this data. I won't take the time of this house. And I would urge this government, महाराष्ट्र का किसान आज दिक्कत में है, कई जगह पानी भी नहीं है। तो महाराष्ट्र और देश में जहाँ जहाँ किसान आज अड़चन में है, उसका ऋण माफ किया जाए। जैसे यूपीए की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कर्जा माफ किया था, वही बड़ा दिल मोदी जी दिखाए और इस देश के किसानों का कर्जा माफ करे। ये मैं इनके विनती करती हूँ, अगर ये सरकार उनको सचमुच में सोचती है उनके बारे में। दूसरा, ये गरीबों की सरकारें बोलते हैं सर, अच्छी बात है, हर सरकार करती है। गवर्नेंस इज कंटिन्यूटी, कोई ऐसी सरकार नहीं इस देश में जो गरीबों के खिलाफ होती है। लेकिन इनका डेटा ऐसा कहता है द टोटल वेल्थ ऑफ दिस कंट्री इज इन द टॉप 1%, बाकी के सब 1%। सर कैन यू इमेजिन 40%, 40% इस देश की जो वेल्थ है वो 1% में है सर। तो हाउ आर दे सपोर्टिंग द वेल्थ एंड हाउ मेनी पीपल दे कीप सीइंग? एक जगह कहते हैं कि हम सब ने गरीबी हटाई है, तो फिर 80 करोड़ को जो जनता को खाना देते वो नंबर क्यों नहीं कम हो रहा है? इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। मैं पिछली बार भी यही सवाल था, लेकिन मुझे किसी तो जवाब नहीं दिया सर। इसलिए मैं फिर पूछ रही हूँ कि अगर आप गरीबी कम कर रहे हैं तो हाउ इज दैट इम्पैक्ट नॉट शोइंग इन द नंबर्स? सो दिस इज समथिंग द गवर्नमेंट मस्ट रिप्लाई टू अस। एंड गरीबों के लिए इन्होंने जनधन योजना जो चिदम्बरम साहब ने शुरू की थी, और ये गरीबों के लिए, शोषित, वंचित, पीड़ित के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन जनधन योजना में जो अकाउंट है, 50 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट्स है, उसमें से 20% से ज़्यादा नॉन ऑपरेटिव है, उसमें से महिला के ज़्यादा है। फिर भी जो भी बचा हुआ पैसा है उसके ऊपर क्यों ना ये सरकार उन गरीबों का जो पैसा प्रॉफिट में दिखाती है इनकी बैंक के साथ, सारी इनकी नहीं, जो भी पब्लिक सेक्टर की बैंक से, उन गरीबों को, उन शोषित और वंचित और पीड़ितों को क्यों ना 3 से 5% आप उनको इंटरेस्ट दे दे? सर इट्स अ सजेशन आई एम गिविंग यू। ये जो जनधन योजना का आप इतना बोलते हैं गरीबों के लिए, उनका जो पैसा है उसके इंटरेस्ट देके उनको क्यों नहीं पैसा देते? बैंक प्रॉफिट दे रही है, गरीबों में बांटिए ना, बैंक को क्यों चाहिए इतना प्रॉफिट? आप सोचिए, एक सुझाव दे रही हो आपको। आप अगर ये गरीबों की सरकार है तो जनधन अकाउंट जिनके पास पैसा है उनको 3 से 5%, 3 दे दिए, 4 दीजिए, कुछ तो दीजिए, उनका ही तो पैसा है, वो आपका तो है नहीं। तो आप अगर गरीब की सरकार है, प्लीज़ आप इस बारे में सोचिए, और मेरी आशा है और अपेक्षा है कि आप इस बारे में कुछ तो जवाब देंगे। उसके बाद आप गरीबों के लिए बोल रहे हैं, शोषित के लिए बोल रहे हैं। ये जो एक इशू है यूथ का, युवा पीढ़ी का, आप सर देख रहे हैं, युवा का डेटा तो आप सब जानते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण दूँ सर, हिंजेवाड़ी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है, इनके सर के ही बगल में है। वहाँ 25 जूनियर डेवलपर की पोजीशंस थी, वहाँ 3000 बच्चों ने एप्लीकेशन किया है सर। उसके बाद सेंट्रल जॉब्स 7.22 लाख गॉट जॉब्स। हाउ मेनी एप्लीकेंट्स पता है? 22 करोड़ सर। आई रिपीट दिस नंबर, 7.7 मोटा मोटा पकड़ लिए, 7.5 लाख नौकरियों के लिए 22 करोड़ बच्चों ने। आप ही का डेटा है सर, मेरा सारा भाषण आपके रिप्लाई से मैं करती हूँ, होमवर्क करके भाषण करती हूँ। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस। सेम थिंग विद पुलिस डिपार्टमेंट, 62 टेलीफोन मैसेंजर पोस्ट, 93,000। और कौन कौन है यूजी, पीजी और पीएचडी वाले बच्चे आज पुलिस डिपार्टमेंट में टेलीफोन मैसेंजर का काम करेंगे सर? तो अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही।
तो उसके बारे में आपकी सरकार यूथ के लिए इतना सारा कर रही है, तो उसके बारे में नौकरियां तो हो नहीं रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू डिसरप्ट आवर लाइव्स, जॉब्स आर गोइंग टू चेंज ऑलरेडी। अगर आप थोड़ा सा होमवर्क करें सर, आपको पता होगा कि पुराने ज़माने में 10 साल पहले जब इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, तब अनएम्प्लॉयमेंट का जब रेशो हुआ करता था, अगर आप 1000 करोड़ अगर इन्वेस्ट करें ना सर, तो उसमें आई गिव यू द एग्जैक्ट नंबर, व्हेन यू इन्वेस्टेड 1 करोड़ इट लेड टू 33 जॉब्स इन 1994 विच फेल फर्दर। तो 1 करोड़ को 1994 में 33 जॉब्स हुआ करते थे, इन 2015 8 जॉब्स, 8 ईयर। तो टेक्नोलॉजी हैज चेंज आवर लाइफ। सो व्हाट इज दिस गवर्नमेंट्स प्लान फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इफ यू आर सच अ यूथ प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट? महिलाओं के बारे में बहुत अच्छा भावना जी भी बोली, महिलाओं के लिए बहुत करना चाहिए, अच्छी सुझाव दी है। आई जस्ट हैव 2 स्मॉल क्वेश्चंस अबाउट दिस टू आस्क दिस गवर्नमेंट कि आप उज्ज्वला योजना के बारे में इतना कहते हैं, तो रिफिल्स 50% से भी ज़्यादा नहीं है। सो हाउ आर यू कॉलिंग इट योर फ्लैगशिप प्रोग्राम? पीपल डोंट अफोर्ड इट। आप कई आशा और आंगनवाड़ी सेविका को मिली है सर जाके, उनका दुख आपको पता है। मेरे तो क्षेत्र में पूरी महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी और आशा वर्कर का आंदोलन चल रहा है, वो पगार बढ़ाना मांग रही है सर, 4000, 5000, 10,000 भी उनको पैसा नहीं है। तो अगर आप महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारी आंगनवाड़ी और आशा वर्कर का पगार बढ़ाइए, परमानेंट करिए और उनको पेंशन भी दीजिए। इसके बारे में सोचिए अगर आप सचमुच महिलाओं को कुछ उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। उसके बाद इन्फ्लेशन, महंगाई तो सबको पता है सर, महंगाई के बाद खिलाफ ही जब हमारी सरकार की थी, हमारे खिलाफ बोल बोल के ये सरकार में आए। लेकिन आप घर में जाके भाभी को पूछिए क्या सस्ता हुआ है आज, किसी के भी घर में जाए सर, भैया आप भी घर जाके भाभी को पूछिए आज कुछ सस्ता नहीं हो रहा है। फूड इन हाँ वो अपनी बात जाना पड़ेगा यार, रेंज नहीं आता है। सुप्रिया जी आप अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए। 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट। आपके पार्टी से सुनील तटकरे जी भी है। हाँ तो मैं बैठ जाऊँ? नहीं आप जल्दी खत्म कीजिए। EPS 95 का शब्द, ये तो अरुण जी हम सबके नेता थे, भले बीजेपी में थे लेकिन मैं भी उनको नेता मानती थी। सुषमा जी और अरुण जी से हम सब ने बहुत सीखा है, लेकिन उन्होंने जब ऑपोजिशन में थे तब EPS 95 इनके लिए आपने कहा था कि इनको पैसा आप दे देंगे। आज EPS 95 में बहुत सारे सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जिनको आज पैसा नहीं मिल रहा है, 1000 रुपया से कम मिलता है। अगर उनको बच्चों को कुछ गिफ्ट देना हो, बहू को कुछ देना हो, तो उनके खिस्से में आज पैसा नहीं है, लेकिन उनके हक का पैसा है। तो ये EPS 95 का पैसा गया कहाँ, और गया होगा तो यू आर अकाउंटेबल। इस देश का पैसा है, इस सीनियर सिटीजन जिनके कारण हम खड़े हैं, इस देश के जो बुजुर्ग हैं उनका पैसा है, वो आपके पास है, लेकिन कहाँ है किसी को पता नहीं, आप दे नहीं रहे। फिर रह गया डिमोनेटाइजेशन और करप्शन। निशिकांत जी भी बहुत अच्छा बोलते थे उनके स्टेट का इशू, मैं उनको पूछने वाली हूँ कि मैं भी दंग रह गई जब वो करप्शन और भ्रष्टाचार के बारे में। अच्छा है, भ्रष्टाचार देश मुक्त होगा तो मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। एक बार करके तो दिखाया, जिस पे आरोप करेंगे उसके एक्शन लेना पड़ेगा, सिलेक्टिव एक्शन नहीं हो सकता। तो ये जब आप करेंगे तब मैं उनको याद दिलाना चाहती थी कि ये जो पेटीएम स्टोरी है सर 2-3 मिनट लूंगी, मैं खत्म कर दूँ, मैं बजट पे ही बोल रही हूँ सिर्फ। ये पेटीएम का स्टोरी है, मुझे याद है जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तब डीमोनेटाइजेशन के बाद सबसे ज़्यादा बड़े एड्स किसके आए थे, तो पेटीएम के आए थे। और आज पेटीएम के खिलाफ सबसे ज़्यादा कौन लड़ रहा है, तो ये सरकार लड़ी है। और ये सरकार कह रही है कि सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुआ है, तो वो पेटीएम में हुआ है। तो आपकी सरकार इतने साल कर क्या रही थी? फिर डीमोनेटाइजेशन करना गलत था कि पेटीएम गलत था या टेक्नोलॉजी गलत है? और फिर निशिकांत जी कह रहे हैं इतना पैसा मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो इतना कैश इन सर्कुलेशन आया कैसे? अगर आप डीमोनेटाइजेशन कर रहे हैं तो इतना कैश आया कैसे कि जो आप पकड़ रहे हैं सिलेक्टिवली? इसका तो जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और करप्शन इंडेक्स में देश में कोई सुधार नहीं हो रहा है। और सर आपको डर लगेगा, हम दोनों जिस राज्य से आते हैं, परसों मैंने टीवी पे देखा, टीवी पे एक आदमी था, इनका ही MLA था, वो दूसरे आदमी को गोली मार रहा है, और वो भी पुलिस स्टेशन में सर, उल्लासनगर में, और कह रहा है कि पैसा मेरा लूटा लिया। अभी आप बताइए ये करप्शन नहीं है तो क्या? आप तो इंक्वायरी लगाना चाहिए आपने कि बीजेपी का विधायक एक अपने फ्रेंडली पार्टी पे गोली चलाता है, वो भी पुलिस स्टेशन में चलाता है, और आरोप करता है कि वो हो। नहीं, मैं करप्शन की बात, वो झारखंड का कह रहे तो मैं महाराष्ट्र का कह रही हूँ। तो जैसे वहां हो रहा है वैसे यहाँ भी हो रहा है। तो ये करप्शन, जो पैसा कहाँ से आ रही है, आरोप कैसे आ रहे हैं सर? अगर ये भ्रष्टाचार मुक्त करना तो मैं भी वही चाहती हूँ ना सर। तो वो बोल दे, वो कुछ एक्शन इसी पे ले ले, फिर साथ मिलकर भ्रष्टाचार इस देश से निकाल देंगे हम।